नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रघुवीर सहाय जी की कविताओं का पाठ विश्लेषण करेंगे। तो एक ऑडियंस ने मेरे से निवेदन किया था कि मैं रामदास कविता का पाठ विश्लेषण करूं, तो इस वीडियो लेक्चर में रामदास कविता का पाठ विश्लेषण भी है, साथ में हंसो हंसो जल्दी हंसो और आपकी हंसी, इनका भी पाठ विश्लेषण मैंने किया है। तो दोस्तों, इसमें हम इसके साथ ही पहले रघुवीर सहाय जी की जो दृष्टि है, जो आलोचनात्मक दृष्टि है, किस तरह से वे इस दुनिया को देखते हैं और अपनी कविताओं में किन किन चीज़ों को इन्होंने उकेरा है, तो उनकी सामान्य प्रवृत्तियों को, इनकी कविताओं की प्रवृत्तियों को जानेंगे। उसके बाद जो जो कविता है उसका हम पाठ विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखते हैं कि रघुवीर सहाय जी का हिंदी साहित्य में जो साठोत्तरी कविता है उसमें क्या योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय जी साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। साठोत्तरी हिंदी कविता 1960 के बाद जो प्रारंभ हुई हिंदी कविता है, इसे कहा जाता है। तो सहाय जी ने प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में काव्य रचना आरंभ की। जब 1947 के दौरान, 43 से 47 के दौरान प्रयोगवाद और 1947 के बाद नई कविता का युग प्रारंभ हुआ, उसी दौर में इन्होंने काव्य रचना अपना आरंभ किया। उस दौर में हिंदी कविता अहम केंद्रित होने लगी थी और लघुता का चित्रण करने के बावजूद उसका सरोकार आम आदमी के सुख दुख से बहुत कम रह गया। तो दोस्तों, जो प्रयोगवाद और नई कविता है, इसमें जो कविता है अहम केंद्रित हो गई थी। अहम केंद्रित कहने का अर्थ यह है कि इसमें आम इंसान अपनी अनुभूति, जो कवि रहता था वह अपनी आत्म अनुभूति को ही मुख्य विषय वस्तु समझता था, और लघुता का चित्रण अर्थात जो छोटे नायक है, जो सामान्य मानव हैं, उनका भी चित्रण, जैसे कुली का, मजदूर का, किसान का, ठीक है, जो सामान्य बेरोजगार हैं उनका, तो ये जो लघु मानव है ना, तो लघुता का चित्रण करने के बावजूद भी प्रयोगवाद और नई कविता का सरोकार आम आदमी के सुख दुख से बहुत कम रह गया था। तो अहम केंद्रित होने लग गया था और लघुता का चित्रण के बावजूद भी वह सामान्य जनता के सुख दुख से बहुत दूर चला जा रहा था, जबकि परिवेश साधारण जन की जिंदगी को असुरक्षित बना रहा था। और उस दौर का परिवेश ऐसा था क्योंकि उसी समय भारत को आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे दुख जो है वो भारत देश को झेलने पड़े, इनकी जनता को झेलने पड़े, क्योंकि उसी दौरान जो है वह हिंदू और मुसलमान में जो है वह दंगे फसाद होने चालू हो गए। भारत आगमन, पाकिस्तान के लिए जो है वह मुस्लिम लोग पाकिस्तान की ओर चले गए, अधिकतर मुस्लिम, और अधिकतर हिंदू जो है पाकिस्तान से भारत की ओर आ गए। तो इस दौरान दोस्तों लगभग 1 करोड़ लोग प्रतिस्थापित हुए, एक भारत से पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान से भारत की ओर, और लगभग 10 लाख लोग जो है इनमें मारे गए, ठीक है, जो दंगे हुए, वैमनस्य जो हुआ उसमें मारे गए। तो यह जो है वह साधारण जन की जिंदगी को असुरक्षित बना रहा था। अधिनायकवादी भय और भ्रष्ट राजनीति से आम आदमी का जीना दुभर हो गया था। अधिनायकवादी भय अर्थात जो राजनीति में जो तानाशाही रवैया है, नेताओं का जो तानाशाही रवैया है और भ्रष्ट राजनीति है, और इससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया था।
आम आदमी ने विकास का आशा ही छोड़ दिया था। तो इस तरह से उस समय की स्थिति थी। नई कविता में उसके दुख दर्द को मुखर करने की अपेक्षा काल्पनिक अस्तित्ववादी फैशन परक दुख चित्रित होने लगा था। तो नई कविता में जो है वह काल्पनिक दुख, अस्तित्ववादी फैशन परक दुख को चित्रित करने लगे थे, अर्थात जो जन से सरोकार रखते हैं ऐसा चित्रण नहीं किया जाता था। केवल ऐसा दिखा दिया जाता था कि वह दुखी है, लेकिन अंदर से वे जो कवि रहते थे वे दुखी नहीं रहते थे। ठीक है। तो इनकी जो कविताएं हैं वो सामान्य जनता से दूर होती गई, जुड़ी हुई नहीं थी। जैसे सीरियल में एक्टिंग किया जाता है उसी तरह से जो कवि है वो फैशन परक दुख चित्रित कर देते थे अपनी कविताओं में। तो व्यक्तिवादिता के इस दौर की कविता की भाषा भी जटिल बिंबों और प्रतीकों के जाल में बुरी तरह से उलझ गई थी। व्यक्तिवादिता बोलने का अर्थ यही है दोस्तों कि अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो परिस्थिति है, जो स्वयं अनुभव करता है उसको ज़्यादातर कविताओं में उड़ेल देना। और भाषा जटिल इस तरह से बन गई थी कि अपनी भावनाओं को डालने के लिए जटिल बिंबों का प्रयोग करने लग गए थे। बिंब का अर्थ होता है दोस्तों चित्र। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को डालना जिससे सामान्य जन हैं वह समझ ही ना सके कि उनकी भावनाएं क्या है, अर्थात द्विअर्थी भावनाएं हैं। उसी तरह प्रतीकों के जाल में बुरी तरह उलझ गई जो कविता थी। प्रतीक का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व किसी दूसरी वस्तु के द्वारा करना। जैसे दोस्तों गुलाब, तो गुलाब को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। तो इसी तरह प्रतीक योजना, जैसे अज्ञे जी के प्रतीक में हम देखते हैं कि कलगे बाजरी की, इसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका को कलगे बाजरे की इस तरह से प्रतीक डाला है। तो प्रतीक और जो जटिल बिंब हैं, जैसे मेरे मन के अंधियारे कोने पर एक वेश्या खांस रही है। इस तरह से इसमें क्या है, बिंब एक उमड़ जाता है। हालांकि वो अपने मन की बात कर रहा है, उसके मन में जो बुरी आकांक्षाएं उमड़ रही है उसकी बात कर रहा है, लेकिन ये हमें एक बिंब दर्शाती है कि एक अंधियारा कमरा है, उसमें कोने पर एक वेश्या बैठी है और वो खांस रही है। तो वेश्या का अर्थ यहाँ पे यह है दोस्तों कि उनकी जो बुरी भावना है उसको वो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जटिल बिंब और प्रतीक जो है वो कविताओं को उलझा कर रख दिए थे, जो सामान्य जन के समझ में आना बहुत ही दुष्कर होने लग गए थे। ऐसे समय में रघुवीर सहाय ने साधारण जन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को साधारण जन की भाषा में कहना शुरू किया। तो सहाय जी ने साधारण जन की जो भाषा थी और सरल शब्दों में अपनी जो है कविताओं को लिखना शुरू किया और यथार्थ के बेमानी प्रयोग पर उन्होंने ऐतराज़ किया कि आप सच्चा यथार्थ दिखाइए, आप झूठ मूठ का यथार्थ नहीं दिखाइए। तो रघुवीर सहाय की कविता जो है साठोत्तरी हिंदी की कविता की भाषा को एक नई दिशा देती है। कविता में जिस सपाट बयानी को निकृष्ट पहले माना जाता था उसे उन्होंने युग का काव्य आदर्श बना दिया। पहले दोस्तों जो सपाट बयानी अर्थात सीधे सीधे चीज़ों को कविता के माध्यम से बोल देना, इसको अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन सहाय जी ने इस सपाट बयानी भाषा को इस युग का साठोत्तरी हिंदी कविता का काव्य आदर्श बना दिया। अर्थात इसके बाद जितनी भी कविताएं लिखी गई उसमें इस परंपरा का निर्वहन होने लगा कि कविता जो है सामान्य भाषा में, जन की भाषा में और सपाट बयानी भाषा हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि
छायावाद की जो काव्य भाषा है वह अपनी वायवीयता के लिए जानी जाती है और नई कविता की जो भाषा है उस पर बिंब का विशेष बल देकर रूपवाद की ओर झुक जाती है। तो इस तरह से छायावाद की जो कविताएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा हवाई रुख हमें दिखाई देता है, अर्थात उसमें इतनी ज़्यादा उसमें वर्णन कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसमें इस एक प्रकार का स्वप्न भर दिया गया है ना, प्रकृति चित्रण इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि वे जनता के जो वास्तविकता है उसके करीब नहीं बैठती। उसी तरह नई कविता है वह बिंब पर विशेष बल देकर रूपवाद की ओर झुक जाती है। तो रघुवीर सहाय की कविता जो है अखबार के निकट पहुंच जाती है, लेकिन अखबारी न होकर उसका रूप सृजनात्मक ही रहता है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं उनमें जो शब्द रहते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा किसी भी तरह से नहीं लगता कि ये जो लिखा गया है वो केवल अखबार की खबरें हैं। मूल रूप से रघुवीर सहाय जी अखबार के संपादक थे, ठीक है। इसी कारण उनका जो कविता है उसमें अखबारी रूप दिखाई देता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अखबारी न होकर एक सृजनात्मक पुट लिए हुए है। तो संवेदना के संप्रेषण की इतनी ताजगी भरी भाषा उसके किसी समकालीन लेखक या कवि में दिखाई नहीं देते। न तो उनकी कविता में लय अनुपस्थित है और न अनुप्रास, फिर भी वे न रोमानी गीतकार के समकक्ष है और न तुकबंदी के कवि। उनकी भाषा में गद्य का रंग प्रधान है और यह गद्य कविता को भारी भरकम नहीं बनाता बल्कि उसे एक लोच देता है। हालांकि जो सहाय जी हैं उनकी जो कविता है गद्य की भाषा आपको लग सकती है जब आप पढ़ेंगे, लेकिन यह गद्य है उसमें एक लोच है, अर्थात उसमें थोड़ा बहुत तुकबंदी आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम ज़्यादा तुकबंदी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता इसमें दिखेगा। पूर्ण रूप से आपको गद्य का एहसास नहीं होगा। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण रघुवीर सहाय का रचना कौशल युग निर्माता कवि का कौशल कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने रघुवीर सहाय जी का देख लिया, उनके बारे में देख लिया कि वे किस तरह से साठोत्तरी कविता के एक कह सकते हैं कि साठोत्तरी कविता के हस्ताक्षर कवि माने जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रघुवीर सहाय जी की रचना धर्मिता, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन विषयों को समाहित किया है। रघुवीर सहाय का समूचा लेखन आम आदमी के सुख दुख का चित्रण करता है। उनकी कविता जनसाधारण की कविता है। उनका रचना संसार स्वातंत्र्योत्तर भारत के यथार्थ से निर्मित हुआ है। उनकी काव्य यात्रा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की विचार यात्रा भी है। इस यात्रा के प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी के अंत तक लगभग आधी सदी का भारतीय समाज उनकी कविता में बोलता दिखाई देता है। रघुवीर सहाय जी प्रतिबद्ध और यथार्थवादी रचनाकार है, अर्थात उनकी कविता यथार्थ से युक्त है। इसमें किसी भी प्रकार की और कोई चीज़ नहीं है यथार्थ के सिवा। अपनी इस प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए सहाय जी कहते हैं कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना जीवन को कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। तो वे एक यथार्थवादी कवि हैं। सहाय जी ने यथार्थ को सही सृजनात्मक आयाम दिया है। उन्होंने यथार्थ को वैज्ञानिक ढंग से समझने की बात कही है। वे कहते हैं कि कोशिश तो यही रही है कि सामाजिक यथार्थ के प्रति अधिक जागरूक रहा जाए और वैज्ञानिक तरीके से समाज को समझा जाए।
रघुवीर सहाय जी ने साहित्यिक लेखन को एक सामाजिक प्रतिमान माना है। सन 1950 के बाद लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ हुआ उससे सभी वाकिफ़ हैं। कुल मिलाकर हमारे इस लोकतंत्र ने रघुवीर सहाय के शब्दों में बहुत मोटे तौर पर हमें इंसान की शानदार ज़िंदगी और कुत्ते की मौत के बीच चाप लिया है। इस वक्तव्य से लोकतंत्र की इस धारणा को लेकर चलता है और शासन में जनता की हिस्सेदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक समानता आदि जो वर्तमान व्यवस्था में पूर्णतः अनुपस्थित नज़र आती है। चुनाव में जनप्रतिनिधि के रूप में तो पूंजीपतियों के ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं या बना लिए जाते हैं। इस तरह की ये बातें जो है यह सहाय जी के काव्य में आती है। उसी तरह जो प्रतिनिधिगण होते हैं वो अस्थिर समाज को सुधारने के बजाय उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। यह केवल कवि के समय का यथार्थ नहीं बल्कि हमारे अपने समय का भी यथार्थ है। तो सहाय जी ने उन सभी चीज़ों का चित्रण अपनी कविता में किया है कि किस प्रकार से देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन के बाद कानून तो बना, सामान्य जनता के लिए अधिकार तो बने, लेकिन वे अधिकार जो थे वे केवल पूंजीपति वर्ग के ही काम आए। सामान्य जनता को उन अधिकार का लाभ नहीं मिल सका। इस तरह से इन्होंने कहा है। उसी तरह चुनाव में जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनका ही प्रतिनिधित्व रहा है, उन्हें ही नेता ज़्यादातर बनाया गया है, जबकि आम जनता नेता के पद तक नहीं पहुंच पाई। जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने देश को बस खोखला किया, समाज को सुधारने के बजाय उसको तोड़ने में लग गए। अर्थात हिंदू मुस्लिम इस तरह से धर्म का बीज बोकर उन्होंने अलगाव ला दिया। जिस प्रकार अंग्रेज इस देश में शासन किए, फूट डालो और शासन करो नीति से, राज करो की नीति से, उसी प्रकार जो नेता लोग थे उन्होंने भी अपनी राजनीतिक भविष्य को देखते हुए ऐसा कदम उठाया। और यह जो बात है दोस्तों, यह उस समय के लिए और इस समय के लिए, वर्तमान जो 2024 चल रहा है, इस समय के लिए भी यथार्थ कहा जा सकता है। ठीक है। वे कहते हैं, मुझे शक है टूटते हुए समाज का रोना जो रोते हैं, उनके कल परसों के आंसुओं का प्रमाण मेरे पास लाओ। मुझे शक है ये टूटते समाज में हिस्सा लेने आए हैं, उसे टूटने से रोकने के लिए नहीं। तो इस तरह से सहाय जी ने कहा है। उसी तरह रघुवीर सहाय जो है लोकतंत्र की विसंगति, विडंबना को बहुत गहराई में जाकर उघाड़ते हैं और बार बार इस पर व्यंग करते हैं कि संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही कहा नहीं जा सकता। 10 मंत्री बेईमान और कोई अपराध सिद्ध नहीं। काल रोग का फल है और अकाल अनावृष्टि का। यह भारत एक महागद्दा है प्रेम का। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं में इन मुद्दों को उठाया है। ऐसे लोकतंत्र में बुजुर्गा वर्ग जो कि सामान्य वर्ग हैं, ठीक है, ऐसे वर्ग, मजदूर वर्ग, सामान्य वर्ग जो है उनको छोड़कर सभी उद्देश्यहीनता की ज़िंदगी जीते हैं। वे जीते हैं सिर्फ जीने के लिए। लड़का बड़ा होता है सिर्फ बड़ा होने के लिए। उसके पास न कोई शक्ति है न उद्देश्य है। उसको भी इन्होंने कविता में कहा है कि बड़ा हो रहा है लड़का उन औजारों के बिना जिससे वह बनाता और तोड़ता हुआ बड़ा होता। वह सिर्फ बड़ा हो रहा है। तो यह जो है व्यवस्था नाकाम और कमज़ोर आदमी बनाती है जिससे कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठा सके।
इस प्रकार भारत की स्वाधीनता के बाद भी बुजुर्वा लोकतंत्र से यहाँ की जनता को दोबारा पराधीन होना पड़ा। देश की जनता ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तब उसने सोचा था कि आज़ादी के बाद देश में आर्थिक एवं सामाजिक समानता होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शोषण और अन्याय से मुक्ति मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र में अधिनायकवादी अर्थात तानाशाही शक्तियों का भय नहीं होगा, ये भी सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक, खुशहाली के साथ साथ सामाजिक न्याय होगा, जनता संतरास से मुक्त होगी, लेकिन जनता के ये सपने बहुत जल्दी टूट गए। भ्रष्ट राजनेताओं की स्वार्थ वृत्ति ने जनता के सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। और रघुवीर सहाय जी स्वप्न भंग पर लिखते हैं, उन्होंने जो सपना देखा था वो सब टूट गया, जिसके ऊपर वे लिखते हैं कि 20 वर्ष खो गए भरमे उपदेश में, एक पूरी पीढ़ी जन्मी पली पुसी क्लेश में, बेमानी हो गई अपने ही देश में। इस तरह से वे लिखते हैं। रघुवीर सहाय की रचनाओं की प्रतिबद्धता है जनता, और इस जनता में स्त्री भी शामिल है जो सदियों से शोषित पीड़ित है। साहित्य में अब तक चित्रित स्त्री को रघुवीर सहाय ने पढ़िए गीता इस नाम की जो कविता है इसमें चित्रित किया है। इसमें वे नारी की कल्पित मर्यादा को ढहा कर एक विडंबना पैदा करते हुए निम्न मध्यम वर्गीय नारी की पूरी जीवन गाथा और उसकी विडंबना प्रस्तुत करते हैं। स्त्री संदर्भ की उनकी अन्य प्रमुख कविताएं निम्न हैं, जैसे किले में औरत, बड़ी हो रही है लड़की औरत का सीना, बैंक में लड़कियां, नारी, दयावती का कुनबा और औरत की जिंदगी। तो यह जो है नारी के संबंध में लिखी हुई इनकी प्रमुख कविताएं हैं। रघुवीर सहाय जी बहुत कम शब्दों में नारी की परिस्थितियों का वर्णन कर देते हैं, उनकी स्मिता की पहचान भी कराते हैं, साथ साथ उन्हें संघर्ष की ओर प्रेरित भी करते हैं। कभी कभी उनकी सहनशीलता का घोर विरोध भी उनकी कविताओं में दिखता है। जैसे वे कहते हैं कि नारी बिचारी है, पुरुष की मारी है, वन से क्षुधित है, तन से, ये तन है दोस्तों, है ना, तन से क्षुधित है, मन से मुदित है, लपक झपक कर अंत में चित है। तो इस तरह से नारी के बारे में उन्होंने लिखा है। साथ ही रघुवीर सहाय की कविता में केवल शोषित भ्रष्ट समाज और उस समाज में हताश निराश लोग ही दिखाई नहीं देते, बल्कि उन्हें उस समाज में एक बदलाव की उम्मीद भी दिखाई देती है। वे इस शोषित समाज को सचेत कर अपनी इस दशा को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। रघुवीर सहाय ने यह बखूबी जाना कि जीना लाचारी और बेबसी का नाम नहीं है, यह संघर्ष और विकल्प के सृजन का नाम है। वे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि शक्ति दो, बल दो हे पिता, जब दुख के भार से सन तन थकने आए, पैरों में कुलिसी की चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बख्श बिस्तर घर तक पहुंचा आए। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है। समाज के परायेपन को भी वे स्वीकार नहीं करते, यह स्वीकार अपने होने की पहचान जो है वह मिटा देता है। अलगाव के परिवेश में भी रघुवीर सहाय को आशा की किरण दिखाई देती है। उसमें अटूट विश्वास और आस्था है जो कहती है कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। वे अलगाव अर्थात हिंदू मुस्लिम का जो अलग होना, भारत का टूटना, भाषाई आधार पर राज्यों का बनना, इन सभी चीज़ों को वे प्रखर विरोध अपने कविताओं में करते हैं। वे सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में यह कविता लिखते हैं कि दूसरे तीसरे जब इधर से निकलता हूँ, देखता हूँ अरे इस वर्ष गुलमोहर में अभी तक फूल नहीं आया।
इसी तरह आशा करते रहना कितना अच्छा है, विश्वास रहता है कि वह प्रज्वलित रूप मैं भूल नहीं आया। रघुवीर साहब जी न व्यथा को स्वीकार करते हैं न जीवन से पलायन को। वे व्यथा से, दुख दर्द से मुक्ति की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि आज़ादी के बाद हर साधारण मनुष्य ने अपने लिए जो स्वप्न देखा था, उनकी जो आशाएं थी, हक था, वह सब पूरा होना चाहिए। वे कहते हैं कि हमको तो अपना सब हक मिलना चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो जीवन के प्रति इस प्रकार की आस्था मनुष्य को हर विपरीत परिस्थिति, हर द्वंद्व, हर कठिनाई से जूझने की इच्छा शक्ति देती है। वह टूटता नहीं, न ही पराजित होता है। रघुवीर साहब समाज में व्याप्त इस भयावह परिस्थिति से स्वविवेक के आधार पर लड़ते हैं, परंतु कविता में कोई निष्कर्ष या निर्णय वे नहीं देते हैं। वे जनता में इसकी समझ देते हैं जो अपना विकल्प खुद बनाएगी। रघुवीर साहब का कविता संसार बहुत बड़ा है, जिसमें उन्होंने हर शोषित उत्पीड़ित के दुख दर्द को पहचाना और संघर्ष किया है। वे सबके दुख दर्द में भागीदार हुए हैं, सबके लिए लड़े, भाषा के स्तर पर सबको अपना अधिकार प्राप्त कराने के लिए लड़ते रहे और जीवन के अंत तक एक अदम्य जिजीविषा के साथ वे लड़ते रहे। तो इस तरह से दोस्तों हमने रघुवीर साहब जी के काव्यों को देख लिया, उसके काव्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों को देख लिया। अब हम देखेंगे रामदास, जो कि उनकी प्रसिद्ध कविता है, उनका पाठ विश्लेषण। तो यह जो कविता है रामदास, यह जो रामदास है वह संपूर्ण मानव जाति में जो सामान्य व्यक्ति है उसका प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य जनता का प्रतिनिधि यहाँ पे रामदास को बनाकर पेश किया गया है और इस कविता में इसकी मृत्यु की बात कही गई है। रामदास की मृत्यु कैसे हुई इस बात को बताया गया है और किस तरह से हमारी जो दुनिया है वो बदल गई है, इस पर जो रघुवीर साहब जी है इन्होंने बताया है। तो चलिए इसका पहले वाचन करते हैं, फिर इसका पाठ विश्लेषण हम करेंगे। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए। लोग सिमट कर आँख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो इस तरह से रामदास कविता यह थी और इसका अब हम पाठ विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों स्वाधीनता के बाद जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसमें साधारण जनता की जो हालत हुई वह रघुवीर साहब की रामदास नामक कविता में बहुत स्पष्ट है। इस कविता के संदर्भ में साहब जी कहते हैं कि उनके भीतर दुख की कई परतें समाई हुई है और दुख के खिलाफ कई सतहें भी, और
इसमें रचनात्मकता के कई प्रयत्न समाहित है और मानवीय सभ्यता पर तथा मानवीय आत्मा पर आक्रमण को निरस्त करने के कई प्रयत्न हैं। तो रघुवीर सहाय रचनावली भाग 3 में संपादक सुरेश शर्मा पृष्ठ 483 में यह उन्होंने वक्तव्य दिया है। तो इस तरह लोकतंत्र की विडंबना को वे पूरे साहस के साथ उघाड़ते हैं और उनकी जो कविता हैं उनकी कविताओं में एक सपाट और सीधा वक्तव्य है, क्योंकि वे जानते हैं कि दो अर्थ वाले शब्द हमेशा खतरनाक होते हैं। सत्ता इनका उपयोग अपने पक्ष में कर सकती है, इसलिए सहाय जी पहले ऐसी भाषा पाना चाहते हैं जिसके दो अर्थ न हों। रघुवीर सहाय की यह कविता उनके समकालीन संदर्भों के साथ साथ वर्तमान संदर्भ की भी कविता है। यह आम आदमी की निस्सहायता की कविता है। हत्या की सरेआम घोषणा के बावजूद अपनी जान न बचा पाने की, अकेले पड़ते जाने की, मृत्यु के कुछ क्षण पहले की घनघोर उदासी की और समाज के संवेदनहीनता के चरम की यह जो है वह कविता है। हत्यारा जो है वह रामदास को मारने की घोषणा पहले ही कर चुका है। जाहिर है हत्यारे की यह धृष्टता क्रमशः ही बढ़ी होगी। इस बात की भी यह प्रबल संभावना है कि हत्यारे के पीछे किसी राजनीतिक सत्ता का समर्थन होगा, तभी हत्यारा इतना निडर है। फिर भी उसकी धृष्टता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोगों में आपसी एकजुटता का न होना है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का होना है। इसीलिए कविता में रामदास एक बार किसी को साथ लेने के बारे में तो सोचता है, पर या तो वह इसी अविश्वास के कारण किसी को नहीं बुलाता है, या फिर लोग ऐक्य या एकता की कमी या भय के कारण उसका साथ अर्थात रामदास का साथ नहीं देते। तो सभी लोग रामदास की इस पूर्व घोषित हत्या के मूक दर्शक हैं। हत्यारा फिर उसी भीड़ के बीच से वापस खून करके लौट जाता है, लेकिन कोई प्रतिरोध का एक शब्द तक नहीं बोलता है। शायद इस भय से ही कहीं उसकी भी हत्या न हो, है ना। उन्हें भय है, इसी कारण रामदास की कोई मदद नहीं करना चाहते। लेकिन इस कविता का संदेश ही है कि यह रामदास कोई भी जन सामान्य हो सकता है। दोस्तों, आज का जो ज़माना है वो ऐसा हो चुका है जहाँ पे ऐसे कई रामदास है, ठीक है। मूक दर्शकों में से ही कोई अगला रामदास हो सकता है। दरअसल यह मानवता और जन साधारण की सरेआम हत्या की कविता है। एक स्तर पर यह कविता मुक्ति बोध की रचना संसार के एक पक्ष से जा मिलती है। मुक्ति बोध जी को भयानक खबर के कवि के रूप में जाना जाता है, तो कुछ ये मुक्ति बोध की कविताओं से भी मिलती है। रघुवीर सहाय की इस कविता में भी आद्योपांत अर्थात आदि से अंत तक भय विद्यमान है, ऐसा भय जो रीढ़ तक समाता है। मुक्ति बोध की कविताओं में भय फैंटेसी के रूप में और जटिलता के साथ आता है, तो यहाँ इनके कविता में जो भय है इसकी अभिव्यक्ति अत्यंत सरल शब्दों व प्रतीकों के माध्यम से हुई है। कवि का उद्देश्य इस कविता में एक साधारण निरीह मनुष्य की हत्या की त्रासदी का वर्णन करना भर नहीं है, बल्कि वह ऐसी हत्याओं के प्रति लोगों की सो चुकी संवेदना को जगाना चाहता है कि ऐसी हत्या का अगला ग्रास वे स्वयं न बने। रघुवीर सहाय की व्यक्तिवाचक नामों वाली कविताओं में रामदास कविता को विशिष्टतम कहा जा सकता है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में लयों और छंदों का भी बहुत ही सार्थक और प्रभावी प्रयोग किया है। उनके कई जो समकालीन कवि हैं वे छंदों का प्रयोग रोमानी भावबोध के लिजलिजे गीत लिखने के लिए कर रहे थे, अर्थात ऐसे गीत लिख रहे थे छंदों का प्रयोग करके जो कि अच्छे नहीं थे, ठीक है।
अर्थात वे कामुक थे, ऐसे गीत लिखते थे उनके समकालीन कवि, लेकिन रघुवीर सहाय जी ने इस प्रकार के गीत लिखे। लेकिन निराला और नवगीतकारों की तरह उन्होंने लयों और छंदों की शक्ति का प्रयोग परिवेश की विसंगतियों के प्रभावपूर्ण चित्रण के लिए किया। इसका बहुत सशक्त उदाहरण उनकी रामदास कविता है। इस कविता की भाषा का यह मुहावरा असाधारण सृजन शक्ति का प्रमाण है। जैसे कहा है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। उसी तरह रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, हाथ तौल कर चाकू मारा, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, लोग निडर उस जगह खड़े रह। इस तरह से ये जो प्रयोग है वह इसी सृजन शक्ति का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने रामदास कविता का हमने देख लिया, उसके भावार्थ को देख लिया, उसके विश्लेषण को देख लिया हमने। अब हम आगे दो और कविता है, आपकी हंसी और हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस कविता का भी हम पाठ विश्लेषण करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।